So, hey guys, welcome back to our YouTube channel. So, finally we are back with the क्रिया शारीर सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने पिछले चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 11 था, उसमें हम लोग ने आहार के बारे में पढ़ा था कि चार प्रकार के आहार होते हैं जो पंच भौतिक होते हैं। तो वो चारों प्रकार के आहारों के नाम आपको अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। जो पांच प्रकार के महाभूत होते हैं, पांच प्रकार के जो पंच भौतिक आहार होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए और कौन सा महाभूत कौन से गुण वाला है और कौन से कर्म कर रहा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। बस इतना अगर आपको पिछले चैप्टर्स में आ रहा है, तो वो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से तैयार है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से जाके वो देख लीजिए और एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। क्योंकि मेनली वो लॉजिकली वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं हैं। आपको पता है कि हाँ, जो पृथ्वी होता है उसमें गंध गुण होती है। तो गंध गुण होता है तो वो क्या करेगा? उसी को बढ़ाएगा। तो जिसमें जो गुण होता है वही उस गुण को बढ़ाता है। और जो भी द्रव्य हम लोग ले रहे हैं, वो वही द्रव्य बढ़ाता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए आहार के बारे में। अब आहार पाक वर्णन करेंगे हम लोग किस तरीके से। आहार तो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया 5 प्रकार का, पंच भौतिक आहार तो ग्रहण कर लिया। लेकिन अब वो बॉडी में जाके किस तरीके से उसका डाइजेशन हो रहा है, किस तरीके से पाचन हो रहा है या किस तरीके से उसका पाक हो रहा है, वो इस हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो है चैप्टर नंबर 12, आहार पाक वर्णन। मे बी चैप्टर्स का जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, जो भी आपके एनसीएसएम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है? ये हो सकता है चैप्टर नंबर 12 हो सकता है या चैप्टर नंबर 13 हो सकता है। अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग जगहों पे दिया हुआ है, इसलिए उसका लोड मत लीजिए। आप ये देखिए कि जो आहार पाक आपके आपके सिलेबस में है, वो टॉपिक्स आपको इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? वो टॉपिक्स आपको सारे इसमें मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आहार पाक किस तरीके से होता है। तो आहार पाक का वर्णन आचार्य और ये हाँ, ये भी है कि जो भी ये बुक हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो-जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, उतने ही को आप लोग लिख कर नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी को डाउनलोड कर सकते हैं हाइलाइटेड वाले पॉइंट्स, ठीक है? तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। उतनी उतनी चीज़ें याद करिएगा, सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जैसे आहार पाक की बात करें तो आहार पाक का वर्णन आयुर्वेद आचार्यों ने विभिन्न पाक की अवस्थाओं द्वारा समझाने का प्रयास किया है। अर्थात पंचभौतिक षड्रस चतुर्विध आहार जब महास्रोतस में पहुंचता है, तब वह पाचन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और पाचन की इन्हीं अवस्थाओं को अवस्था पाक पाक बोलते हैं। कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग सिचुएशंस में उसका अलग अलग तरीके से पाक हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अवस्था पाक। अब अवस्था पाक असल में होता क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्रहणी या पश्चिमानाशय, तो क्या होता है, इसे हम लोग ड्यूोडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो ग्रहणी क्या होता है? अपना ड्यूोडेनम, और या फिर बोल सकते हैं पाइलोरिक एंड से लेकर इलियोसिकल जंक्शन जहाँ तक होता है वहाँ तक को हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी पाचन क्रियाएं होती हैं वह प्रमुख होती हैं। यहाँ पे जो पाचन क्रिया होती हैं वो प्रमुख होती हैं। इसमें स्थूल पाक के साथ ही साथ कतिपय विशिष्ट पाक भी संपन्न होता है। तो यहाँ पे जो मेजर मेजर पोर्शन है वो भी संपन्न हो रहा है, विशिष्ट पाक भी संपन्न हो रहा है। पंचभौतिक आहार के सभी अंशों पर एक साथ ही एक समय पर पाचन क्रिया नहीं होती। यह भिन्न भिन्न समय पर विभिन्न प्रकार से पृथक पृथक रूप में संपादित होती है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो पंचभौतिक आहार है उसका सारे जो अंश होते हैं, सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका एक साथ ही पाचन नहीं हो जाता। उसका धीरे धीरे करके अलग अलग समय पे अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से पाक होता है। इतना समझ में आ गया कि कोई भी चीज एकदम से पकती नहीं है, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े समय में अलग अलग तरीके से पचती है। और जो सार भाग होता है, सार भाग से दोष धातु तथा किट एवं आसार भाग से पुरुष मूत्र एवं वायु की पुष्टि होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? जो मतलब सार भाग होता है, जो जैसे अब किसी भी चीज का पाक हुआ तो वो दो चीजों में डिवाइड होगा। जैसे अ, अन्न का पाक हुआ तो वो दो चीजों में डिवाइड हुआ, सार भाग और किट्ट भाग, या फिर प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो जो सार भाग होता है उससे दोष धातु होते हैं, ये दोष धातु इनकी पुष्टि होती है। और किट या फिर आसार भाग जो होता है उससे पुरीश और मूत्र और वायु
की पुष्टि होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बताया गया कि आयुर्वेद आचार्यों ने पाक के संबंध में अवस्थापाक एवं विपाक 2 शब्दों का प्रयोग किया है। इस अवस्था को प्रपाक कहते हैं, ठीक है? प्रापाक। अब ये 2 चीज़ें हैं, अवस्थापाक और विपाक। अब अवस्थापाक को बोल रहे हैं कि प्रापाक होता है और विपाक शब्द निष्ठापाक के लिए प्रयोग होता है। इतना समझ में आ गया? कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो अवस्थापाक हो गया और दूसरा हो गया विपाक। अब अवस्थापाक ऐसे बोल रहे हैं कि अलग-अलग अवस्थाओं में पाक हो रहा है, तो उसको हम लोग अवस्थापाक बोल रहे हैं, विपाक हो रहा है उसके बाद जो होता है, उसको हम लोग विपाक बोल रहे हैं या फिर निष्ठापाक भी बोल रहे हैं, ठीक है? और अवस्थापाक को क्या बोल रहे हैं? प्रापाक। प्रा मतलब पहले, हम लोगों ने पढ़ा था ना वो पहले जो लगता है उपसर्ग, तो प्रा मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले होने वाला पाक इस प्रापाक और उसी को हम लोग अवस्थापाक भी बोल रहे हैं। और निष्ठापाक अवस्थापाक के होने के बाद वाला पाक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो चीज़ें हैं, जो शब्द हैं, उनको पकड़ के चलिए। क्या मतलब होता है किस चीज़ का, इतना ही अगर आप समझ जा रहे हैं, तो और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब जो-जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, उतना ही आपके काम का है, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है, तो मत पढ़िएगा। फिर अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, विपाक अवस्थापाक के पश्चात आहार पाचन की परिणति 3 रसों में स्थित है। अब बस इतना आप जान लीजिए कि जो अवस्थापाक होता है वो पहला होता है और अवस्थापाक के बाद विपाक आता है, ठीक है? और अवस्थापाक के कौन-कौन से भेद होते हैं? मधुर, अम्ल और लवण। विपाक के भी 3 भेद होते हैं, मधुर, अम्ल और लवण। इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि अवस्थापाक के 3 भेद होते हैं और विपाक के भी 3 भेद होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि अवस्थापक, उसके बाद इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ है, कुछ अगर दिया हुआ है तो बता देता हूँ कि इस प्रकार आहार द्रव्य मधुर, अम्ल और कटु, तिक्त, कषाय 6 रस होते हैं, ये इतना तो आपको पता ही होगा। तो अवस्थापाक या प्रापाक आहार पाचन की विविध अवस्थाएँ हैं, जो पाक नाड़ी या महास्रोतस के विभिन्न भागों से संपन्न होती हैं। मधुर पाकावस्था मुख के आमाशय के ऊर्ध्व भाग तक, अम्ल अवस्था पाक के अधोभाग तक निर्णय कुछ नहीं, बेकार एकदम। अवस्था के परिणाम स्वरूप ये भी बहुत ऐसे इसमें कुछ खास नहीं बताया गया है, बस इतना बताया गया है कि मधुर अवस्थापाक के उपरांत श्लेष्मा की, अम्ल अवस्थापाक के बाद पित्त की और कटु अवस्थापाक के बाद वायु की वृद्धि होती है। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो अवस्थापाक होते हैं, उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है मधुर अवस्थापाक, दूसरा होता है अम्ल अवस्थापाक और तीसरा होता है कटु अवस्थापाक। तो मधुर अवस्था पाक में श्लेष्मा मतलब कफ की उत्पत्ति वृद्धि हो रही है और पित्त की हो रही है अम्ल में और वात की हो रही है कटु अवस्था पाक में, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि उपर्युक्त दोषों के उस दोषवर्धक आहार द्रव्यों के सेवन से अधिक वृद्धि होती है और दोष, जैसे कोई ऐसी द्रव्य का हम लोगों ने सेवन करा जिसमें वायु की प्रधानता थी, तो अब उससे उसी चीज़ की ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसे वायु का हम लोग लिया, तो वायु की ही ज़्यादा वृद्धि हो रही, वात की ही ज़्यादा वृद्धि हो रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अवस्थापाक मुख से लेकर पक्वाशय तक आहार पाक्य की विभिन्न अवस्थाएँ हैं, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आता है मधुर अवस्थापाक। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि ये आता है लिखने को कि मधुर अवस्थापाक, कटु अवस्थापाक, अम्ल अवस्थापाक, इनके बारे में वर्णन करिए। शॉर्ट नोट्स आ सकता है या फिर लॉन्ग में भी आ सकता है। तो लॉन्ग में आएगा तो आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा। कौन-कौन से पॉइंट्स लिखने होंगे, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बनाने पे फ़ोकस करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाइए। मधुर अवस्था पाक में आपको पता था कि कफ की वृद्धि हो रही है। कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? मुख से प्रारंभ हो रहा है। फिर उसके बाद कहाँ हो रहा है? मेन ये कहाँ होता है? तो ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय में मधुर अवस्था पाक का बताया है चरक ने। फिर उसके आगे देखते हैं कि आहार सर्वप्रथम जब मुख में प्रवेश करता है, तो च वर्ण कर्म के साथ मुख में विद्यमान ऊष्मा और बोधक कफ आदि से सम्मिश्रण से वह कुछ रूपांतरित हो जाता है। इस समय आहार पाचन और मुख होता है। इस अपक्व या अविदग्ध आहार को मधुर रस उत्पन्न होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन सा मधुर रस उत्पन्न हो रहा है? मधुर रस।
पाकावस्था में मधुर रस विशेष रूप से तब उत्पन्न होता है जब भुक्त आहार मधुर अम्ल और लवण रसों से अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए। मधुर अम्ल और लवण इसमें यहाँ पे बताया गया। और ये चरक ने तो बताया ही ग्रहणी दोष में कि अवस्थापाक को लेकर उन्होंने जब षड्रसों से युक्त आहार का सेवन किया जाता है सर्वप्रथम आमाशय में मधुर रस की उत्पत्ति होती है। तो इसमें क्या आपको समझ में आया कि आमाशय जो है वो इम्पोर्टेंट आ रहा है। इसमें ये श्लोक आता है, इसमें कुछ नहीं अगर आपको याद रखना है तो बस एक श्लोक याद रखिए, अन्न रस ये वाला, अन्नस्य भुक्मात्रस्य षड्रस प्रपातः माधुर्यदात कफो भवात फेनभूत उदीयते। कि मतलब आहार से दोष की उत्पत्ति एवं वृद्धि के प्रसंग में लघु वाग्भट ने भी एक चीज बोली है। तो जो चरक ने ये चीज बोली है चरक चिकित्सा स्थान में कि अन्नस बुकमात्र से षड्रस प्रपाक्ता मधुरात कफो भवात फेनभूत उदीयते। तो यहाँ पे जो अन्न होता है जब वो खाया जाता है तो उसमें जो षड्रस होता है उसमें पाक होता है। पाक के बाद जो मधुर रस की उत्पत्ति होती है, कफ की वृद्धि होती है और इसी तरीके से उसको प्रथम मधुर अवस्था पाक भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अम्ल अवस्था पाक। तो प्रथम आपको पता था कौन सा था, मधुर अवस्था पाक। मधुर अवस्था पाक में कफ की वृद्धि हो रही थी, कहाँ हो रहा था, आमाशय में हो रहा था। ये कहाँ हो रहा है, ये आ रहा है पश्चिमानस्य, ठीक है, पश्चिमान आशय में हो रहा है। प्रथम अवस्था पाक के उपरांत आमाशय में द्वितीय अवस्था पाक होता है। इसमें समस्त अन्न अर्धपक्व या विदग्ध होकर अम्ल रूप हो जाता है। इस अवस्था में आहार पश्चिमान अवस्था में रहता है, इसका कुछ अंश पक्व एवं कुछ अंश अपक्व होता है। विदग्ध या पश्चिमान आहार अम्ल रस प्रधान होकर इसे अम्ल पाकावस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो क्या था, पहला वाला था आपका मधुर अवस्था पाक, दूसरा वाला क्या है, अम्ल अवस्था पाक। चरक ने द्वितीय अवस्था पाक के संबंध में कहा है कि प्रथम अवस्था पाक के पश्चात आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ता है और पाकावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है। इससे उसकी पाक प्रतिक्रिया अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। इसी को कारण पित्त की वृद्धि हो, मतलब अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा दोष बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है। पहले में कौन बढ़ रहा था, वात बढ़ रहा था। अभी तृतीय में कौन सा पहले में कौन सा बढ़ रहा था, कफ बढ़ रहा था। अब तृतीय में कौन सा बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। ठीक है, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है आपका, ये श्लोक अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। परंतु पश्चिमानस्य विदगस्य भावतः आश्यवच मानस्य पित्त अच उदीयते। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मॉडर्न के हिसाब से कुछ दिया हुआ है, जैसे कौन पहले कहाँ होता है, फिर कहाँ जाता है, फिर उस तरीके से सारी चीजें दिया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन पहले तो अपना आमाशय में जाता है, वहाँ गैस्ट्रिक जूस होता है, फिर उसके बाद आगे चल के इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ सीकस इंटरेस्ट होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है वो 90% डाइजेशन हो जाता है, वो वहाँ यहाँ पे बताया गया है। तो वही सारी चीज़ें हैं इसमें। ड्यूडेनम जेजुनम इलियम आता है, ड्यूडेनम जे शेप होता है जिसको ग्रहणी बोलते हैं, और उसी में मेजरली अपना डाइजेशन होता है, उसी की बात करी गई है यहाँ पे। कटु अवस्था पाक की पाचन की अवस्था की तृतीय अवस्था होती है। और पित्त धरा कला ग्रहणी में अन्न का पाचन सार किट विभाजन एवं सार भाग का उपशोषण उपरांत किट रूप के परिवर्तित हो रहा आहार का अंश पक्वाशय या स्थूलांत्र में पहुंचता है। तो ये किसमें पहुंचा, पक्वाशय में। अब पक्वाशय में पहुंच गया तो अग्नि की क्रिया से उसका शोषण हो गया। मतलब इसके स्नेह एवं क्लेद का पाचन एवं ग्रहण होता है। स्नेह और क्लेद क्या है, चिकनाहट और गीलापन, उसका वो कम होता है वहां पे, एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका। आधुनिक क्रिया शरीर के मतानुसार द्रव्य का पक्वाशय में शोषण होता है। जो मतलब द्रव द्रव है, द्रव क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड का पक्वाशय में शोषण होता है, मतलब उसको खींच लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मल का किट भाग कटु रस एवं पिंड रूप को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पिंड रूप मतलब जैसे गुथा हुआ आटा नहीं होता है पिंड, उसी तरीके से जो मल होता है वो बन जाता है।
यह निस्सरण हुआ आहार अपनी रुक्षता एवं कटु रसता के कारण वात की वृद्धि करता है। तो यहाँ देखो किसकी वृद्धि हो रही है, वात की वृद्धि हो रही है। इसी को कटु पाकावस्था भी कहते हैं। प्रथम दो अवस्थाओं के समान यहाँ भी आहार में वात वर्धक रस तथा गुण विशेष हो तो वात की वृद्धि अधिक होती है। इसके विपरीत यदि वात शामक रस तथा गुण विशेष हो तो वात की वृद्धि उतनी नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया ना, कि विपरीत यदि वात शामक चीजें होंगी तो वात की उतनी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन होती है। और अगर वहीं पे वात वर्धक आहार का हम लोग अगर यूज कर रहे हैं तो वात की वृद्धि ज्यादा होगी। वात वृद्धि क्या होती है, कटु तिक्त कषाय, ऊपर के 3 वात को कम कर रहे हैं, नीचे के 3 कफ को कम कर रहे हैं, ऊपर का 1 और नीचे के 2 पित्त को कम कर रहे हैं। ये चीज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, पिछले चैप्टर्स में त्रिदोष में बताया आपको। ठीक है, इससे वात की वृद्धि होती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पक्वाशय में उपस्थित अग्नि या ऊष्मा कोई अन्य ना होकर पांचकाग्नि का ही अंश होता है, पहले भी वर्णन किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको मलाग्नि भी बोलते हैं। इसमें ये वाला जो है, पक्वाशयम तु प्राप्तस्य शोषमाणस्य वनहीना परिपीड़िता पक्वाशस्य वायु स्यात् कटुभावतः। ये पक्वाशय में होता है मेन अपना। तो ये तीनों अवस्था पाक हो गई। तीनों अवस्था पाक मुझे लगता है अच्छे तरीके से आपको आ गई होंगी। जो इसका श्लोक है वो इम्पोर्टेंट है, कि सबसे पहले जो श्लोक आता है आपका मधुर अवस्था पाक में, अन्नस्य बुक्मात्रस्य षड्रस प्रवाक्ता माधुर्य ददात कफो भवात फेनभूत उदीयते। उसके बाद जो आपका अम्ल अवस्था पाक आता है, परम तु पश्चिमानस्य विदगत भावतः आशयोच्चमानस्य पित्त अच्छ उदीयते। और जो कटु अवस्था पाक आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटु पाकावस्था, उसका क्या है, पक्वाशम तु प्राप्तस्य शोषमाणस्य वनेना परिपीड़ित पक्वाशस्य वायु स्यात् कटुभावता। देखो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेशन के बारे में मेनली दिया हुआ है। अगर कोई पूछे कि हाँ डाइजेशन के बारे में कहाँ पे बताया गया है, तो वो आहार का पाक जहाँ जिस चैप्टर में उसमें बताया गया, आहार पाक चैप्टर में। ठीक है, इसमें कुछ मॉडर्न वाला भी पार्ट आया है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद में हिंदी में ही चीज़ें आएंगी। तो मॉडर्न का आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। मॉडर्न का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें मॉडर्न करिएगा। अब देखिए, हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी थी, अवस्था पाक और विपाक, या फिर परापाक या और निष्ठा पाक। तो विपाक को ही निष्ठा पाक बोल रहे हैं और प्रापाक को अवस्था पाक बोल रहे हैं। तो अब जब अवस्था पाक खत्म हो गया, तब हम लोग देखते हैं कि उसका विपाक होता है या फिर निष्ठा पाक होता है। ठीक है, अवस्था पाक में विभिन्न स्थानों पर पाचाग्नि द्वारा होता है। विपाक पाचकाग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न आहार रस का परिणाम है, और अवस्था पाक आमाशय एवं पक्वाशय में होता है। आमाशय और पक्वाशय में होता है अवस्था पाक, परंतु विपाक कहाँ होता है, इसका कोई स्थान आयुर्वेद आचार्यों ने नहीं दिया है। यह जठराग्नि पाक के पश्चात की क्रिया है। मतलब जठराग्नि का पाक हो गया, जठराग्नि के द्वारा पाक हो गया, उसके बाद कौन सी क्रिया होती है, विपाक। अतएव इसका स्थान पक्वाशय से पूर्व ही होना चाहिए, जहाँ भोज्य पदार्थ का शोषण किए जाते हैं। विपाक शोषण से पूर्व संपन्न होने वाला पाक है। इसका श्लोक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। जठराग्निना युदधेति रसांतरम रसानाम प्रणमान्ते स विपाक इति स्मृता, जो अष्टांग हृदय ने बताया है, लघु वाग्भट ने बताया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विपाक की परिभाषा का उल्लेख करते हुए अष्टांग हृदयकार ने कहा है कि जठराग्नि का संयोग से पाक हो चुकने के पश्चात आहार औषध द्रव्य में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक बोलते हैं। मतलब पाचन हो गया, पाचन होने के बाद जो दूसरा रस बना उसे हम लोग बोल रहे हैं विपाक। पाक के परिणाम स्वरूप द्रव्य सार एवं आसार 2 भागों में विभक्त किया जाता है। कौन सा, सार और आसार। किट रहित मूल द्रव्य केवल रस रूप में से शेष रहने से एक प्रकार का नवीन द्रव्य ही होता है, अतः उसका रस भी नया ही रसांतर होता है। यह रस द्रव्य के मूल रसों से भिन्न हो सकता है और अभिन्न हो सकता है। तो द्रव्य के जो नॉर्मल रस होता है उससे
उसके जैसा ही हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। विपाक और धात्वाग्नि के पश्चात अलग अलग दोनों का पाक होता है। कई विद्वान विपाक का अर्थ धात्वाग्नि पाक बोलते हैं, जबकि विपाक के लक्षणों को देखा जाए तो इसका धात्वाग्नि निपाक से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। मतलब कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। अष्टांग हृदय टीकाकार अरुणदत्त ने परिणामांते का अर्थ जठे जरण निष्ठा काले किया है, अर्थात जरण या पाक होने के पश्चात, मतलब पाचन हो गया उसके बाद जो चीज हो रही है उसको विपाक बोल रहे हैं। अरुणदत्त ने विपाक को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है, काय अग्नि पाकजो विशिष्टो रसा विपाका। ठीक है, ये जो काय अग्नि या जठराग्नि के पाक के बाद जो होता है उत्पन्न रस होता है, वो विशिष्ट रस होता है, उसे हम लोग विपाक बोलते हैं। अब इसमें मुख्यतः 3 तथ्य प्रकाश में आते हैं। जैसे क्या है, प्रथम यह है कि विपाक कायाग्नि के अंत में होता है। दूसरा क्या है, षड्रस युक्त होने के बाद कायाग्नि पाक से उसके रस में परिवर्तित होता है। रसों का परिणाम मन जठराग्नि के पूर्व पाचन होने पर उसके अंत में विपाक द्वारा होता है। विपाक के पश्चात रसों का परिवर्तन नहीं होता। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा यहाँ पे। विपाक के भेद कौन कौन से होते हैं? तो विपाक के 3 भेद होते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिया है, वो आप जब हायर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि 3 ही होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ठीक है, ऐसे बहुत अलग अलग आचार्यों ने दिए थे कि षड्रस विपाकवाद बोला था। ठीक है, और उसमें ये बोला गया था कि जो भी रस होगा उसका वही विपाक होगा। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अनियत अनियत विपाकवाद, उसमें बोलते हैं कि जैसे जो भी है, जैसे कोई भी है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो मधुर अम्ल लवण का मधुर हो गया, अम्ल मधुर लवण का मधुर हो गया, और अम्ल का अम्ल हो गया, और कटु का कटु तिक्त कषाय का कटु हो गया। ठीक है, एक बार समझा देता हूँ। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय, तो मधुर का और लवण का। ठीक है, इसका मधुर विपाक, इसका मधुर विपाक। अम्ल का अम्ल विपाक, कटु तिक्त कषाय, इन तीनों का कटु विपाक। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस यही बताया गया है, त्रिविध विपाकवाद चरक ने यही बताया। फिर यहाँ पे उसके बाद ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इसके बाद बहुत ज्यादा आपको वो नहीं देखना है, बहुत ज्यादा नहीं देखना है, बस विपाक के कर्म आप देख लीजिए कि विपाक के भिन्न भिन्न कर्मों का उल्लेख आचार्य द्वारा अपनी संहिताओं में सम्यक प्रकार से होता है। जैसे कि विपाक का कर्म समानता रसों के अनुसार ही होता है। जैसे मधुर विपाक है तो उसका कर्म मधुर रस के समान ही होगा, कटु है तो उसका कटु के समान, और अम्ल है तो उसका अम्ल के समान ही होगा। चरक के अनुसार कटु विपाक वाले द्रव्य शुक्र को नष्ट करते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। कटु विपाक शुक्र को नष्ट कर रहे हैं, मलमूत्र को बांध बांध रहे हैं और वात को बढ़ा रहे हैं। मधुर विपाक वाले इसी का जस्ट उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, इसके जस्ट उल्टा मान लीजिएगा। और अम्ल विपाक वाले द्रव्य पित्त वर्धक, शुक्र नाशक और मल मूत्र को निकालने वाले होते हैं। तो बस इतनी ही चीजें आपके काम की हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं पढ़ना है। ये जैसे आपके दिए हुए हैं टेबल, ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, वही सारी चीजें हैं। मधुर का मधुर विपाक, अम्ल का अम्ल, लवण का मधुर, फिर इस तरीके से विपाक के बताए गए हैं, और वो कर्म बताए गए हैं संक्षिप्त में। तो एक बार देख लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नहीं है, अवस्थापक और विपाक के बारे में है। तो अवस्थापक पता चल गया 3 होते हैं, विपाक पता चल गया 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मधुर अम्ल कटु विपाक, मधुर अम्ल कटु। कौन कौन सी जगह पे होते हैं, स्थान आपको याद रखना है, स्थान इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से दोषों की वहाँ वृद्धि होती है, और कौन से रस का क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आहार पाक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में
पढ़ेंगे अपना अग्नि के बारे में कि कितनी तरीके की अग्नियाँ होती हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके फीडबैक और बाकी सारी चीज़ें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।